हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं और लास्ट लेक्चर तक हमने 1.2 एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली थी। अब हम लोग 1.3 की तरफ स्विच कर रहे हैं और 1.3 में सबसे पहले एक छोटी सी थ्योरम है, वो हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है। उसके बाद दो पैटर्न के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस मतलब दोनों सब कुछ मिला करके सिर्फ दो ही पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से दो पैटर्न के क्वेश्चंस हैं? एक तो इस तरह के हैं जिसमें हमें यह प्रूव करना है कि जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 है, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर। ये सारे क्वेश्चंस मतलब इस तरह के हैं कि किसी रेशनल नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना है अपने को, बस इर्रेशनैलिटी प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं। जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको मैथमेटिकली कैसे इर्रेशनल प्रूव करें, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। किस किस टाइप के, दो टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? एक तो यह है कि √3 इर्रेशनल है, √5 इर्रेशनल है, √7 इर्रेशनल है, √6 इर्रेशनल है, √10 इर्रेशनल है। इस तरह के मतलब सिंगल अंडर वाले जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सभी एक कैटेगरी में आ जाएंगे। ये कैटेगरी है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जिसमें सिंगल अंडर वाले क्वेश्चंस आते हैं। सेम पैटर्न चलता है इन सारे तरह के क्वेश्चंस में। दूसरे तरह के क्वेश्चंस कौन कौन से पॉसिबल हैं इसमें? दूसरे तरह के क्वेश्चंस मैं यहां पर बताता हूं आपको। ये है दूसरे तरह का क्वेश्चन है 5 - √3। 5 - √3 आ गया, इसको इर्रेशनल प्रूव करना है, जो दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। एक तो क्या कैटेगरी थी, जो सिंगल नंबर था, √3, √5, √11, √13, इनको हमें इर्रेशनल प्रूव करना था। अब दो नंबर्स से मिलकर के कुछ नंबर्स बन रहे हैं, जैसे 5 - √3 या फिर 2 √5 या फिर 10 + 3 √2। दो से ज्यादा नंबर्स मिलकर के बन रहे हैं, ये दो नंबर्स मिलकर के इर्रेशनल बन रहे हैं, ये दो नंबर्स मिलकर के इर्रेशनल बन रहे हैं, ये तीन नंबर्स हैं, 10 भी है, 3 भी है, √2 भी है, ये मिलकर के इर्रेशनल बन रहे हैं। तो कहने का मतलब एक तो केस था सिंगल नंबर इर्रेशनल बन रहा है, √3, √5, √7 इस तरह से। एक है दो या दो से ज्यादा नंबर्स मिलकर के इर्रेशनल बन रहे हैं, जैसे ये इर्रेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है, इसको इर्रेशनल प्रूव करना है, इसको इर्रेशनल प्रूव करना है। तो ये दूसरी कैटेगरी है। तो दो कैटेगरीज पे क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं, सिंगल रूट और दूसरा एक से ज्यादा नंबर्स आ जाएं तो फिर कैसे उसको सॉल्व करना है। तो दो तरह के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करने के लिए मतलब इन सबको इर्रेशनल प्रूव करने के लिए हमारे को सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है इस थ्योरम 1.3 की, जो हमारी बुक में दे रखा है। इसका प्रूव हमें नहीं सीखना है, हमें सिर्फ ये सीखना है कि ये मीनिंग क्या है, इसका क्या लिखा हुआ है। ये मीनिंग अगर हमें समझ में आ गया तो इसका स्टेटमेंट जो आप देख रहे हो सामने, इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक छोटी सी जगह वहां पर क्वेश्चन में ये लिखना होगा, दैट इंप्लाइज करके इससे कुछ कुछ इंप्लाई होगा और उससे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस में कहने का मतलब काम आएगा, मतलब किसी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना है तो हमें ये थ्योरम आनी चाहिए, ये थ्योरम समझ आनी चाहिए, एटलीस्ट इसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। तो एक बार समझ लेते हैं, बहुत आसान सी थ्योरम है। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या कह रहा है ये, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a², देन p डिवाइड्स a where a is a पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसके स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है, p मतलब कोई प्राइम नंबर, p क्या है, प्राइम नंबर है। कोई भी एक प्राइम नंबर अपनी मर्जी से चुन लो, जैसे 2 ले लिया, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। तो कोई एक नंबर चुनो, जैसे 10 का स्क्वायर ले लेता हूं मैं, 10 का स्क्वायर, ठीक है, a² मतलब 10 का स्क्वायर, a की वैल्यू 10 ले ली मैंने। अब 10 के p डिवाइड्स a², मान लो 10 के स्क्वायर को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा ही आएगा, डिवाइड जा रहा है पूरा का पूरा। ये 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना आंसर आ रहा है, 20। ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को किसी प्राइम नंबर से आपने डिवाइड दिया और डिवाइड चला गया, अगर डिवाइड चला गया, पॉइंट्स में नहीं आ रहा, आंसर आ रहा है पूरा पूरा इंटीजर, तो फिर उससे स्क्वायर हटा दो। स्क्वायर हटाने के बाद जब आप उससे डिवाइड दोगे तो भी डिवाइड जाएगा। ये बस ये कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर से किसी प्राइम नंबर को डिवाइड दे रहे हैं और डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा, तो उसके स्क्वायर हटाने पर भी डिवाइड जाएगा पूरा पूरा 110%। ये कब ट्रू है, जब प्राइम नंबर से डिवाइड दे रहे हो, केवल प्राइम से डिवाइड देना है, ये बात ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि यहां 4 से डिवाइड देना शुरू कर दें अपन, 4 तो प्राइम ही नहीं है, तो 4 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल प्राइम नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं, जैसे मान लो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है 64। 8 के स्क्वायर को मैं
2 से डिवाइड दे रहा हूं, 2 एक प्राइम नंबर है, डिवाइड देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 8 के स्क्वायर को 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 64 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 32। अब अगर 8 के स्क्वायर से 2 को डिवाइड देने पर स्क्वायर डिवाइड चला गया, इसका मतलब ये है कि 8 से जब आप 2 को डिवाइड दोगे तो भी डिवाइड जाना चाहिए, वो जा रहा है। यही बस ये थ्योरम कह रही है और कुछ नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल लास्ट लेते हैं अपन, मान लो 9 का स्क्वायर, 9 के स्क्वायर से हम लोग 3 से डिवाइड दे रहे हैं, 9 के स्क्वायर को 3 से डिवाइड दे रहे हैं, कितना आता है 81/3। डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल जाएगा, 27 आएगा, ठीक है 27 आ रहा है डिवाइड देने पर। अगर 9 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो 100% 9 भी 3 से डिविजिबल होगा, होना ही चाहिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, डिवाइड जा रहा है। तो क्या है थ्योरम, अल्टीमेटली ये कह सकते हो आप कि किसी परफेक्ट स्क्वायर को किसी प्राइम नंबर से डिवाइड देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर बोल दो, या किसी स्क्वायर नंबर को किसी प्राइम नंबर से डिवाइड देते हैं और डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा, तो फिर इसका मतलब स्क्वायर हटाने पर भी पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। ये यही कह रहा है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर a स्क्वायर p से डिवाइड हो रहा है तो a भी p से डिवाइड हो जाएगा, बस यही है इसमें। a स्क्वायर अगर p से डिवाइड हो रहा है तो a भी p से डिवाइड हो जाएगा, बस ये थ्योरम है। और इसको कैसे यूज लेंगे वो मैं बताऊंगा अभी आपको क्वेश्चंस में, लेकिन थ्योरम का स्टेटमेंट पता होना चाहिए। क्या है स्टेटमेंट, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, बस ये स्टेटमेंट है। अगर a स्क्वायर p से डिविजिबल है तो a भी p से डिविजिबल है, बात खत्म, इतनी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही कमाल के क्वेश्चंस हैं, एक एक लाइन में लॉजिक है इसके। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, √2 इज इरेशनल, और सिमिलर क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, √3 इरेशनल प्रूव करना हो, √5 इरेशनल प्रूव करना हो, √7 √6 √8 जिसके रूट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका रूट लगा करके आपको सिंगल वैल्यू दे दे, मतलब सिंगल नंबर दे और उसको इरेशनल प्रूव करने हो, तो सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस में। जो मैं इस क्वेश्चन में करने वाला हूं या इस थ्योरम में करने वाला हूं वही सभी में करेंगे। हालांकि इसमें थ्योरम 1.4 लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन बन करके आता है अपने एग्जाम्स में। सीधा क्वेश्चन आएगा कि शो दैट √2 इज इरेशनल नंबर, शो दैट या प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो √2 इरेशनल है, ये हमें प्रूव करना आना चाहिए, मिला जुला के बात ये है। ये वाली थ्योरम प्रूव करने को एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन ये आएगी, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। अब शुरू करते हैं, देखो कैसे करना है। कॉन्ट्रडिक्शन वाला रूल हम लोग यूज लेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये होता है कि एक दूसरे का उल्टा बोल देना, उसको कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं। कैसे इसका इस्तेमाल करना है मैथमेटिक्स में, ये मैथमेटिक्स में बहुत सारे प्रूव करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन का यूज लेते हैं, और स्पेशली जब इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो ये मेथड बेस्ट है। शुरू करेंगे, सबसे पहले आप जो भी आपको इरेशनल नंबर दे रखा हो, जो भी इरेशनल नंबर आपको दे रखा हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये अज्यूम कर लेना है कि लेट √2 इज रेशनल नंबर। इरेशनल है ही नहीं, मान लो, चेक करते हैं भाई, रेशनल नंबर है तो क्या आ रहा है इससे, क्या हमने अज्यूम किया, लेट √2 इज रेशनल नंबर, और हम इस बात को गलत प्रूव करेंगे लास्ट में। जो हमने अज्यूम किया है उसको लास्ट तक पहुंचते पहुंचते गलत प्रूव कर देंगे, और ये गलत प्रूव हो जाएगा कि √2 रेशनल नंबर है। तो अगर √2 रेशनल नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, अपने आप ही इरेशनल हो जाएगा। दो ही तरह के तो नंबर्स होते हैं, या तो रेशनल नंबर्स होंगे या इरेशनल नंबर्स होंगे। अगर ये रेशनल नंबर हमने मान लिया और इसको गलत प्रूव कर दिया लास्ट तक पहुंचते पहुंचते, जो हमने अज्यूम किया है उस लाइन को, तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि ये रेशनल नहीं फिर इरेशनल नंबर है। रेशनल नहीं है तो इरेशनल है, दो ही तो चॉइस है ना। तो हमने अज्यूम किया है जब भी इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना हो तो हमेशा अज्यूम करना है कि वो रेशनल है, यहां से शुरुआत करनी है हर तरह के क्वेश्चंस में। अब क्योंकि हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया और आपको पता है कि रेशनल नंबर्स को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लेट √2 इज इक्वल टू p/q। p/q लिख दो, a/b लिख दो, कुछ भी लिख दो, m/n लिख दो, सभी लोग अलग अलग तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जनरली p/q लिखा जाता है। तो p/q मतलब दो इंटीजर्स के डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, रेशनल नंबर है तो लिख सकते हैं। लेकिन यहां एक खास बात होती है, बहुत ही खास बात। क्या खास बात, ब्रैकेट में लिखोगे आप, एक तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो तो सबको पता होती है कि q नॉट इक्वल टू 0 है। नीचे 0 आ गया तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए एक तो q नॉट इक्वल टू 0 लेना है। मैथमेटिक्स में हमेशा नीचे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, कभी भी नीचे 0 आ ही नहीं सकता, है ना। तो q नॉट इक्वल टू 0। और दूसरी जो खास बात, ये समझने वाली बात है कि p एंड q आर
कोप्राइम्स। कोप्राइम्स, ये खास बात है ध्यान देने वाली। ये कोप्राइम्स क्या होते हैं? ये रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन ही यही है कि एक तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, साथ में ये दोनों के दोनों कोप्राइम्स होने चाहिए। अब कोप्राइम्स क्या होते हैं? कोप्राइम्स होते हैं ऐसे दो नंबर्स, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 के इक्वल आता है, उनको कोप्राइम्स बोलते हैं। जैसे HCF 1 के इक्वल आता है, इसका मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, उसको कोप्राइम बोलते हैं। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा तो फिर 1 कॉमन आ रहा है। जैसे 4 एंड 5, 4 और 5, इनमें HCF कितना आएगा? 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। आप चाहो तो प्राइम फैक्टर्स करके देख लो। 4 को आप लिखोगे 2 टू द पावर 2 और 5 को लिखोगे 5 इंटू 1, 1 तो सबके साथ है, तो इस केस में इनका HCF कितना आ जाएगा? कॉमन क्या है इनमें? 1 है। HCF निकालना हमने 1.1 एक्सरसाइज में, 1.2 एक्सरसाइज में, दोनों में सीखा है। तो किसी भी तरह से आप समझ सकते हो कि कुछ कॉमन नहीं आ रहा, या फिर फैक्टर वाले मेथड से देखें तो भैया HCF 1 दिख रहा है। जिन जिन का HCF 1 दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो कोप्राइम्स हैं। कोप्राइम्स का मतलब ये होता है उनमें कुछ कॉमन नहीं दिखना चाहिए। कोई भी फैक्टर अगर कॉमन आ गया तो फिर वो HCF बन जाएगा। कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए तो HCF 1 है। जिन नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं आता, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, कोई भी प्राइम नंबर कॉमन, कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं होता, तो फिर उनमें HCF 1 होता है। तो ये बात विशेष ध्यान रखनी है। कोप्राइम्स का मतलब क्या है कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन नहीं आ रहा मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि कोई भी दो नंबर डिवाइड में हो जाना चाहिए। जैसे 15/20, ये कोप्राइम्स है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 कॉमन आ रहा है। 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 20 को 4 इंटू 5 लिख सकते हो। 5 दोनों में कॉमन है, तो आप पहले 5 से काट लो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लो। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 3/4। अब इसको बोलो कि हाँ ये प्राइम नंबर है भाई, सॉरी ये रेशनल नंबर है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, और ये P/Q के फॉर्मेट में है, क्योंकि ये कोप्राइम्स हैं। 3 और 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन आएगा। HCF 1 हो जाएगा मतलब उनका। तो कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, और कॉमन आ रहा है तो काट के लिखो, तब उसको आप P/Q के फॉर्मेट में मानोगे। अदरवाइज ये P/Q का फॉर्मेट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। काटने के बाद जो बचता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आप लिख रहे हो उसको, उस फ्रैक्शन को, तब वो P/Q के फॉर्म में माना जा रहा है, तब उसको रेशनल नंबर बोल रहे हैं। तो ये लाइन बहुत समझने लायक थी, इसलिए मैंने इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। अब हर बार ही ये लाइन लिखनी है, तो हर बार मैं अब आपको नहीं बताऊंगा कि कोप्राइम क्या होता है। मेन आपको बस ध्यान रखना है कि ये लाइन जब भी लिखो कि P/Q लिख रहे हो किसी को, तो फिर Q नॉट इक्वल टू 0 लिखना है, साथ में P एंड Q आर कोप्राइम्स लिखना है आपको हमेशा ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। √2 रेशनल नंबर हमने अज्यूम किया, तो √2 को P/Q के फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में Q को इस तरफ लेके आ जाओ, ये हो जाएगा √2Q इज इक्वल टू P। सिस्टमेटिकली फिक्स स्टेप्स हैं, ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि लिखना कैसे है, लिखने में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। वो आपका सारा कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा, ध्यान से देखते रहें बस आप, और स्टेप एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करें कि क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, क्या लॉजिक है उसका, है ना। धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। अब नेक्स्ट स्टेप में पहले इस Q को इधर लेके आ गए, ये यहां आ गया। अब √2 को इधर लेके जा रहे हैं हम लोग, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? P/√2। ये Q की वैल्यू आ गई। अब इसके आगे हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो Q स्क्वायर आ जाएगा P²/2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई अपने। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देख करके क्या समझ में आ रहा है? ध्यान से देखेंगे, इससे ये समझ आ रहा है, पहली बात तो ये कि P और Q कोप्राइम्स हैं। कोप्राइम्स में मतलब ऊपर और नीचे जो भी आते हैं वो आते तो इंटीजर्स ही हैं, मतलब पॉइंट्स में तो नहीं आएंगे। ऊपर लिखो या नीचे लिखो, जो भी चीज लिखोगे वो पॉइंट्स में नहीं होगी, होगी इंटीजर। ठीक है, तो Q कोई ना कोई इंटीजर है, ये बात तो क्लियर ही है अपने को। Q अगर इंटीजर है तो Q का स्क्वायर भी क्या ही आने वाला है? इंटीजर ही आने वाला है। इसका मतलब, और Q स्क्वायर किसके बराबर है? P²/2 के, तो इसका मतलब P²/2 एक इंटीजर है। ये बात क्लियर है? क्योंकि Q स्क्वायर इंटीजर है, Q इंटीजर है इसलिए Q स्क्वायर, ये केवल समझने की बात है, लिखने की बात नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। समझने के लिए इधर साइड में जो भी लिखा है ये समझने का ही पोर्शन है, ये जो भी इधर चल रहा है केवल समझने के हिसाब से है, लिखने के हिसाब से कुछ नहीं है इसमें से, है ना। तो इधर ही मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए कि क्योंकि Q इंटीजर है, Q इंटीजर है तो Q स्क्वायर भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा।
और क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल है, तो पी स्क्वायर अपॉन 2 भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। पी स्क्वायर अपॉन 2 इंटीजर तब होगा जब पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल ही नहीं होगा तो फिर तो पॉइंट्स में आ जाएगा, इंटीजर कहां हुआ। अगर आप कह रहे हो कि पी स्क्वायर अपॉन 2 इंटीजर है तो इसका मतलब पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, या फिर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, जैसे उसमें लिखा था पिछले वाले थ्योरम में। तो आप या तो ये लिखो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, या फिर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इन दोनों में से जो आपको ठीक लगे। तो यहां पर वो लिखेंगे अपन कि डायरेक्ट आप लिख दो कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर P is divisible by 2। किसी इंटीजर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो वो स्क्वायर हटाने के बाद भी डिविजिबल होता है। यही हमने पिछले वाली थ्योरम में सीखा था, वो चीज यहां पर यूज आई है और ये बहुत काम की चीज थी, इसके बिना आगे नहीं चल सकते थे अपन, इसलिए वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो क्यों कैसे लिखा एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, क्योंकि यहां बहुत कंफ्यूजन रहता है। रट तो लेते हैं स्टूडेंट्स, याद कर लेते हैं इसको, लेकिन समझ में नहीं आता है। समझने वाला एक बात है, क्या बात है कि क्यू इंटीजर है क्योंकि को प्राइम्स हैं, ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर ही लिए जाते हैं रेशनल नंबर्स में, ये रूल है रेशनल नंबर्स के लिए। तो अगर क्यू इंटीजर है तो क्यू का स्क्वायर भी इंटीजर ही रहेगा, और क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल है, पी स्क्वायर अपॉन 2 के। इसका मतलब पी स्क्वायर अपॉन 2 भी इंटीजर ही रहेगा, और पी स्क्वायर अपॉन 2 इंटीजर रहे इसका मतलब पी स्क्वायर डिविजिबल होना चाहिए ना 2 से। अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो ये तो पॉइंट्स में आ जाएगा, इंटीजर कहां बचेगा। इसलिए हमने लिखा कि p square is divisible by 2, therefore p is also divisible by 2। और p अगर divisible by 2 है, अगर p 2 से divisible है तो let p upon 2 is equal to k1। कुछ assume कर लो, p को 2 से डिवाइड, ये कह रहा है p is divisible by 2, p 2 से डिवाइड हो जाएगा तो p को 2 से डिवाइड देके कुछ assume कर लो, कुछ ना कुछ आएगा। K1 आ गया, K1 कोई इंटीजर है, यहां पर लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना K1 इज इंटीजर। ठीक है, तो P अपॉन 2 इज इक्वल टू K1 ले लिया, और P की वैल्यू आ जाएगी 2K1 के इक्वल। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और ये जो P की वैल्यू आई है इसको आप उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। आप लिखोगे कि पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स 2K1 स्क्वायर अपॉन 2, 2K1 स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, K1 स्क्वायर और नीचे 2 है, ये क्यू स्क्वायर चल रहा है, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, ये 2 से 4 काटोगे तो 2K1 स्क्वायर आ जाएगा। किसकी वैल्यू आई, क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 2K1 स्क्वायर। मैं यहां से नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान से देखो। क्यू स्क्वायर की वैल्यू आई 2K1 स्क्वायर। अब यहां से आप K1 स्क्वायर निकाल लो, वो आ रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन 2। सेम लॉजिक। अभी हमने देखा कि P को जब 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो K1 आ रहा है, इसका मतलब K1 कोई ना कोई इंटीजर है, K1 कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू है, डिवाइड देने पर डिविजिबल है तो कुछ इंटीजर ही आएगा डिवाइड देने पर। अब K1 अगर इंटीजर है, सेम इसी तरह से मैं बनाना हूं इधर कि K1 अगर इंटीजर है तो K1 का स्क्वायर भी इंटीजर है, और K1 का स्क्वायर किसके इक्वल है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल है। इसका मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन 2 भी इंटीजर होगा, और क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटीजर तब होगा जब 2 से डिविजिबल हो क्यू स्क्वायर, अदरवाइज इंटीजर कैसे हो सकता है, अगर पॉइंट्स में आंसर आ गया तो, डिविजिबल नहीं हुआ तो पॉइंट्स में आएगा, फिर वो इंटीजर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब आप यहां पर लिखोगे कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर क्यू इज डिविजिबल बाय 2। आप चाहो तो यहां पर ये लिख सकते हो, चाहो तो ऐसा कर सकते हैं अपन, इसको मैं नीचे कर देता हूं, और चाहो तो आप लिख दो कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इंटीजर, सिंस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इंटीजर देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर क्यू इज डिविजिबल बाय 2। सेम काम आप यहां पर भी कर सकते हो, मैंने यहां लिखा नहीं है कि p स्क्वायर अपॉन 2 इज इंटीजर देयरफॉर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर p इज डिविजिबल बाय 2। ये लाइन यहां भी ऐड कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, आपको बेटर समझ में आएगा उससे। चलो Q इज डिविजिबल बाई 2, अब यहां लिख दिया कि Q 2 से डिविजिबल है। Q अगर 2 से डिविजिबल है तो फिर अज्यूम कर लो Q भाई 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब Q को 2 से डिवाइड देने पर कुछ ना कुछ इंटीजर आएगा। मान लो कि K2 आ रहा है, ये मान लो लेट Q अपॉन 2 इज इक्वल टू K2। K1 तो उधर मान लिया था हमने, P से 2 को डिवाइड देने पर K1 आ रहा था क्योंकि P 2 से डिविजिबल था। Q भी 2 से डिविजिबल आ गया तो Q को 2 से डिवाइड देने पर मान लो K2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ Q किसके इक्वल है, 2 टाइम्स K2 के। ये हमारी इक्वेशन नंबर आई, कौन सी इक्वेशन चल रही है देखो, हमने 2 तक तो ले ली थी, ये थर्ड इक्वेशन चल रही है। आप चाहो तो थर्ड इसको ले लो, ये थर्ड इक्वेशन हो गई, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। तो दो इक्वेशंस हमारे सामने काम की मिली, एक तो ये इक्वेशन नंबर 2 जो P इज इक्वल टू 2K1 है, और एक ये इक्वेशन नंबर 4 Q इज इक्वल टू 2K2। मैं इसको लिख रहा हूं एक साथ। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 we can say that P is equal to 2K1 and Q is equal to 2K2। ठीक है, सही बात है। अब थोड़ा ध्यान देना, P के पास 2 इंटू K1 है, मतलब P के पास भी 2 है और Q के पास भी 2 है। P के प्राइम फैक्टर में 2 आ रहा है, Q के भी प्राइम फैक्टर में 2 आ रहा है, तो 2 तो कॉमन हो गया, इन दोनों का HCF तो 2 आ गया। जबकि हमने क्या अज्यूम किया था कि ये दोनों कोप्राइम्स हैं, इनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, गड़बड़ हो गई ना, कॉन्ट्रडिक्शन यहीं पर आएगा हमेशा। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे कि सिंस 2 इज कॉमन फैक्टर in P and Q, therefore P and Q are not co-primes। co-primes तो नहीं हो सकते क्योंकि co-primes में तो कुछ कॉमन आता ही नहीं है। therefore, या therefore हटा दो, आप लिखो it is contradiction of our assumption, therefore our assumption was wrong। हमने गलत अज्यूम कर लिया क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है उससे। तो अगर उसको हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई √2 रेशनल नंबर है, तो फिर अपने आप ही वो P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसका मतलब P और Q कोप्राइम्स होने ही चाहिए, जबकि यहां पर आ रहा है कि भाई P और Q तो कोप्राइम है ही नहीं। तो कॉन्ट्रडिक्शन किसके कारण हो रहा है, जो हमने अज्यूम किया है। क्या अज्यूम किया है, √2 रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत है, √2 रेशनल नंबर नहीं है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, therefore our assumption was wrong, therefore √2 is not rational number, therefore √2 is irrational number। ये है कंप्लीट प्रूफ। पहली बार देखने में आप सबको ये बहुत बड़ा लगेगा, आपको लगेगा कि सर ये क्या पढ़ा दिया, इतना टफ सा, आप कह रहे थे बहुत आसान सा ही है, लेकिन पहली बार में टफ लग रहा है। आगे जब मैं क्वेश्चंस में करूंगा, सेम चीज को रिपीट करूंगा, तो आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे। समझ में तो आ ही गए, एक बार आपको स्टेप्स याद कब हो जाएंगे, जब 1-2 क्वेश्चंस में उनको अप्लाई करोगे आप, फॉर्मेट लिखने का, तो अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद आपको इतना टफ नहीं लगेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्या किया है ओवरऑल काम, फिर मैं आगे एक एग्जाम्पल करने वाला हूं, सेम पैटर्न का एग्जाम्पल है। जैसे √2 इरेशनल बोला है इसने, हम करेंगे कि √3 इरेशनल है, ये एग्जाम्पल नंबर 9 में दिया हुआ है अपनी बुक में, तो वो हम लोग प्रैक्टिस में कर लेंगे। उससे पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या करना है, हमेशा जो भी नंबर आपको दे रखा हो उसको रेशनल अज्यूम कर लेना है, उल्टा अज्यूम कर लेना है। प्रूव इरेशनल करना है लेकिन अज्यूम रेशनल कर लो उसको, और जब रेशनल अज्यूम कर लोगे तो उसको P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और साथ में P और Q कोप्राइम्स होने ही चाहिए। कोप्राइम्स का मतलब होता है जिनका HCF 1 हो, जिनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो। जैसे 4 and 5, 15 and 16। 15 और 16 में कमाल की बात पता है क्या है, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है,
16 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन आपस में को प्राइम है, क्योंकि आपस में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। को प्राइम का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, बिल्कुल नहीं। को प्राइम का मतलब बस इतना है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। भले ही दोनों ही प्राइम नंबर ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। तो खैर √2 को P अपॉन Q अज्यूम कर लिया, इस Q को इधर ले गए, √2 को इधर लेके गए, तो Q इज इक्वल टू P अपॉन √2 आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर करना है, हमेशा स्क्वायर के साथ ही डील करना है, चाहो तो यहीं पे स्क्वायर कर दो, चाहो तो नीचे लाके स्क्वायर कर दो, डील स्क्वायर के साथ में करनी है, ठीक है। अब जब ये आ जाएगा तो आप लिखोगे कि पी स्क्वायर अपॉन 2 तो भाई इंटीजर है, क्योंकि क्यू स्क्वायर इंटीजर है, इसलिए पी स्क्वायर अपॉन 2 इंटीजर है, तो पी स्क्वायर डिविजिबल होना चाहिए 2 से, तो इसका मतलब पी भी डिविजिबल होना चाहिए 2 से, और पी अगर 2 से डिविजिबल है तो पी को 2 से डिवाइड देने पर कुछ अज्यूम कर लो, कुछ आएगा भाई, k1 आएगा, k1 कोई इंटीजर है, k1 इज इंटीजर, आप चाहो तो लिख दो k1 इज इंटीजर, लिखना चाहो तो ये ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2k1, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। p की वैल्यू हम उठा करके वापस से यहां पर रख देंगे, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई है, और इसमें रखने के बाद में ये p की जगह p स्क्वायर आएगा, अब यहाँ पर 2k1 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 4 और ये 2 से कट करके 2k1 स्क्वायर हो गया, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये रफ का काम है, इधर का नहीं लिखना है एग्जाम में, इधर का सारा एज इट इज लिखना है एग्जाम में। उसके बाद q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k1 स्क्वायर हो गया, और k1 स्क्वायर की वैल्यू यहां पर आ गई q स्क्वायर अपॉन 2, जैसे वहां किया था सेम चीज रिपीट होएगी। अब जैसे ये आया था ना p स्क्वायर अपॉन 2, अब ये आया q स्क्वायर अपॉन 2, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ये सारी लाइन सब रिपीट हो जाएंगी q के लिए, अभी p के लिए हुई थी, अब q के लिए हो जाएंगी कि भाई q स्क्वायर अपॉन 2 इंटीजर है, क्यों, क्योंकि k1 स्क्वायर इंटीजर है, क्योंकि हमने माना है ना अभी k1 इंटीजर है, k1 अगर इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर है, इसलिए q स्क्वायर अपॉन 2 इंटीजर है, और ये इंटीजर तब होगा जब ये 2 से डिविजिबल होगा, तो q स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, और किसी का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब q भी डिविजिबल आएगा 2 से, और q अगर 2 से डिविजिबल है तो q को 2 से डिवाइड देने पर मान लो k2 आता है, 2 को उधर ले जाओ तो q की वैल्यू आ जाएगी 2k2, और हमने 2 और 4 वाली इक्वेशन को एक साथ लिख दिया है यहाँ पर, जिसमें p की वैल्यू 2k1 है, इसकी 2k2 है, तो 2 तो दोनों में कॉमन आ गया, कॉमन आना नहीं चाहिए था हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग, तो कॉमन आ गया मतलब वो को प्राइम नहीं है, और जबकि हमने अज्यूम किया था रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये को प्राइम है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आते ही काम खत्म। उसके बाद आप लिख दोगे कि 2 इज कॉमन फैक्टर इन p एंड q, देयरफॉर p एंड q आर नॉट को प्राइम्स, इट इज कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ आवर अजम्पशन, देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। हमने क्या अज्यूम किया था, √2 रेशनल है, देयरफॉर √2 इज नॉट रेशनल नंबर, तो फिर √2 क्या आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर आ जाएगा, नॉट रेशनल मतलब इर्रेशनल होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, अब एग्जैक्ट और आपको क्लैरिटी आ जाएगी इस वाले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे। इसको करो, √3 को करो, √5 को करो, √7, √6, √10, सिंगल रूट वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, मतलब सिंगल नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब में सेम पैटर्न ही चलने वाला है, ठीक है। शुरू करें, देखो सॉल्यूशन यहां पर लिख रहा हूं मैं। इसने कहा कि प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल, तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, लेट √3 इज रेशनल नंबर, √3 इज रेशनल नंबर, √3 को रेशनल अज्यूम कर लिया, तो फिर √3 को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और साथ में ब्रैकेट में क्या लिखोगे, q इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा p एंड q आर को प्राइम्स, को प्राइम्स, ये लिखना जरूरी है, इसको नहीं भूलना है, सारा रोल ही इसी का है, तो इसको तो लिखना ही है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चाहो तो यहां स्क्वायर कर लो, चाहो तो मैंने अगले स्टेप में किया था स्क्वायर वहां कर लेना, एक ही बात है। q को इधर ले जाओ, √3q इज इक्वल टू p, आप यहां पर लिखोगे कि q इज इक्वल टू, इस √3 को इधर लेके आ जाओ, p अपॉन √3, अब स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो ये q स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, किसी भी अंडर रूट वाले नंबर का स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है, ये आपने 9th क्लास में बहुत सीखा होगा, तो वही काम किया है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि p स्क्वायर अपॉन 3 है q स्क्वायर के इक्वल, तो आप यहां पर लिखोगे कि सिंस, मैं पूरा ही लिख देता हूं, सिंस q स्क्वायर इज इंटीजर, समझने के हिसाब से ठीक रहेगा, देयरफॉर p स्क्वायर अपॉन 3 इज इंटीजर। ये q स्क्वायर क्यों इंटीजर है, क्योंकि वो को प्राइम है, को प्राइम्स इंटीजर्स ही होते हैं,
इसलिए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा, पी स्क्वायर अपॉन 3 इज इंटीजर, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे आप? नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे कि देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर P इज डिविजिबल बाय 3, P इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, P इज डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर लेट, अगर P 3 से डिविजिबल है तो P को 3 से डिवाइड देने पर मान लो K1 आता है, मान लो K1 आता है, ठीक है, और K1 आ गया तो P की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 3K1 के इक्वल। ये एक काम की इक्वेशन आई हमारी, इक्वेशन नंबर 2, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग यहाँ हेल्प लेते हैं, नेक्स्ट उधर ही कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में उसके बाद जाएंगे, बड़ा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। ये जो P की वैल्यू है किस में रखोगे? इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहीं लिख देता हूं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर रखते हैं तो क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा? क्यू स्क्वायर हमारे पास आएगा पी स्क्वायर अपॉन 3, दैट मीन्स 3K1 स्क्वायर अपॉन में 3, ये P की वैल्यू रख दी हमने। अब क्या बनेगा? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर होता है 9, तो 9K1 स्क्वायर अपॉन में 3, दैट मीन्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3K1 स्क्वायर। और यहां से आप आगे बढ़ के ये लिख सकते हो कि K1 स्क्वायर की वैल्यू आ रही है क्यू स्क्वायर अपॉन में 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। हमेशा फिक्स पैटर्न है क्वेश्चन को करने का, बस 2 की जगह 3 हुआ है हर जगह, बाकी एक भी स्टेप में मैं ऐसा कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं जहां आपको प्रॉब्लम फील हो या कुछ अलग कर रहा हूं। सेम टू सेम स्टेप्स ले रहा हूं जो मैंने पिछले वाले थ्योरम 1.4 में लिए थे, वही एग्जाम्पल 9 में ले रहा हूं, क्योंकि वहां पर सिर्फ नंबर बदला है, √2 की जगह √3 हुआ है, तो हर जगह 2 की जगह बस 3 करना है, बाकी एकदम सेम है, कुछ चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां भी क्या लिखोगे आप? यहां पर K1 क्या था? K1 एक इंटीजर था, ये मैंने लिखा नहीं ब्रैकेट में, हालांकि आप चाहो तो लिख देना कि K1 इज इंटीजर। तो आप यहां पर लिखोगे कि सिंस K1 स्क्वायर इज एन इंटीजर, देयरफॉर Q स्क्वायर अपॉन 3 इज ऑल्सो एन इंटीजर, therefore q square is divisible by 3। q square 3 से डिविजिबल होगा तभी तो इंटीजर बनेगा, नहीं तो पॉइंट्स में आ जाएगा। therefore q is divisible by 3, q भी 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा, ठीक है। और q अगर 3 से डिविजिबल है तो मान लो q को 3 से डिवाइड देने पर k2 आता है, जैसे p को 3 से डिवाइड देने पर k1 आया था। तो आप यहां पर लिखोगे let q upon 3 is equal to k2, that implies q is equal to 3k2, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ये बड़े काम की इक्वेशन आई। तो हमारे काम की इक्वेशंस कौन कौन सी हैं? एक तो ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे काम की है, और एक ये इक्वेशन नंबर 4 हमारे काम की है। आप यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 we can say that is common factor of P and Q, therefore P and Q are not co-primes, ठीक है। therefore आर अजम्पशन, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि P और Q कोप्राइम्स हैं, रेशनल नंबर अज्यूम किया है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये अज्यूम कर लिया कि कोप्राइम्स हैं। तो आप यहां पर लिखोगे देयरफॉर आर अजम्पशन वाज रॉन्ग। उससे पहले आप लिखो देयरफॉर P and Q आर नॉट कोप्राइम्स। तो आप यहां पर लिखोगे विच इज contradiction of
our assumption. Therefore our assumption was wrong. Therefore under root 3 is not co-prime, sorry, not rational number. Therefore root 3 is irrational number. ये मैंने कंप्लीट डिटेल में अगेन एक और एग्जांपल कर दिया। मेरे ख्याल से अब आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये प्रॉपर स्टेप्स हैं, इस तरह से अपने को चलना है सिंपल में, और सेम स्टेप्स हैं, बस मैंने 2 की जगह 3 किया है हर एक जगह पर जहां जहां 2 था। सेम टू सेम इस एग्जाम्पल की तरह हमें एक क्वेश्चन और दे रखा है एक्सरसाइज में भी, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। इस पैटर्न के ढेरों कितने बना लो, सेम तरह से चलेंगे। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल, करना एकदम सेम है। आपको याद हो जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आपको क्लैरिटी आ जाए, इसलिए मैं इसको भी एक बार कर दे रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न का कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा स्टार्टिंग में टफ लगता है ये सबको। तो अब मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस क्वेश्चन को और देख लोगे तो बिल्कुल ही दिक्कत खत्म हो जाएगी। अगर थोड़ी बहुत भी बची होगी तो क्या करेंगे, स्टेप्स आपको याद हो गए होंगे। आप सबसे पहले देखोगे कि प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। अच्छा, तो रूट 5 की बात चल रही है, तो आप यहां पर लिखोगे कि लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। रूट 5 इज रेशनल नंबर, अज्यूम कर लिया। तो फिर ये भी अज्यूम कर लो कि लेट रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहां पर p एंड q आर को प्राइम्स। और साथ में क्या अज्यूम करते हैं हम लोग, साथ में ये अज्यूम नहीं करते, मतलब साथ में क्या होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0 भी लिया जाता है। तो आप यहां पर लिखोगे q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड कोमा लगा के p एंड q आर को प्राइम्स। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बस आपको q इधर ले जाना है। तो अंडर रूट 5q इज इक्वल टू p, दैट मीन्स q इज इक्वल टू p अपॉन अंडर रूट 5, या अंडर रूट 5 डिवाइड में ले आओ, मल्टीप्लाई में है तो अब इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो q का स्क्वायर हो जाएगा, पूरी लाइन का स्क्वायर होता है, ये p का स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, वो 5 लिखा जाएगा। अंडर रूट का स्क्वायर में अंडर रूट हट जाता है, बस इतनी सी बात है, बाकी सब जगह स्क्वायर लगा दिया। अब यहां से आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो इसको, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और आप यहां पर लिखोगे कि सिंस क्यू स्क्वायर इज इंटीजर देयरफॉर पी स्क्वायर अपॉन 5 इज इंटीजर। सेम काम कर रहा हूं मैं, पहले 2 से किया फिर 3 से किया और सेम जगह 5 लिख के कर रहे हैं कि पी स्क्वायर अपॉन 5 इंटीजर है। देयरफॉर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, सेम टू सेम डिविजिबल बाय 5। और p अगर 5 से डिविजिबल है तो अज्यूम कर लो ना भाई, क्या अज्यूम करोगे कि p को 5 से डिवाइड देने पर क्या आ रहा है, k1 आ रहा है, जहां पर k1 क्या है, k1 इज इंटीजर। इंटीजर बोल दो या फिर नेचुरल नंबर बोल दो, कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और p अपॉन 5 अगर k1 के इक्वल आ गया तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 k1 के इक्वल। इस 5 को उधर भेज दो। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और ये बड़े काम की इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। और इस वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, यहां पर रखेंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5, मतलब 5k1 का स्क्वायर अपॉन में 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से क्या बनेगा, यहां से आप लिखोगे q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 और k1 का स्क्वायर लिखा जाएगा, नीचे 5 चल रहा है, डिवाइड दोगे तो ये 5k1 स्क्वायर हो जाएगा। q स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 5k1 स्क्वायर। और अब यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां लिख सकते हैं हम लोग k1 स्क्वायर कितना दिख रहा है हमें, q स्क्वायर अपॉन 5 दिख रहा है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। सेम लैंग्वेज रिपीट, क्या लैंग्वेज, कि सिंस k1 स्क्वायर इज इंटीजर
देयरफॉर क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इंटीजर, देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, जब तक डिवाइड नहीं होगा तब तक तो इंटीजर कैसे होगा, डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर क्यू इज डिविजिबल बाय 5, क्यू इज डिविजिबल बाय 5, और q अगर 5 से डिविजिबल है तो q अपॉन 5 को k2 मान लो, जैसे p अपॉन 5 को k1 माना था 5 से डिविजिबल होने के कारण। तो आप यहां पर लिखोगे कि let q अपॉन 5 इज इक्वल टू k2 विच मीन्स q इज इक्वल टू 5k2, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। और मेन हमारे काम की कौन सी होती है, हमेशा 2 और 4 ही होती है। 2 में p की वैल्यू 5k1 है, जिसमें 5 कॉमन दिख रहा है इसमें और इसमें, इधर 5k2 है तो दोनों में 5 कॉमन फैक्टर दिख रहा है। तो आप यहां पर लिखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 we can say that 5 is common factor of p and q, 5 कॉमन है p और q दोनों में, therefore p and q are not co-primes, but it is contradiction of our assumption, क्योंकि हमने assume कुछ और किया है, therefore our assumption was wrong, हमने गलत assume करके शुरू कर दिया। क्या assume किया था कि रेशनल है, assumption wrong हो गया, therefore अंडर रूट 5 is not rational number, therefore अंडर रूट 5 is irrational number, not rational में irrational ही आने वाला है। ये तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक पैटर्न तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट 5 की जगह अंडर रूट 6 आ जाए, वो आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, अंडर रूट 7 कर लेना, अंडर रूट 8 कर लेना, अंडर रूट 9 तो 3 होता है, वो तो इरेशनल होता नहीं है तो उसको तो करने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट 10 कर लेना, 11 कर लेना, जितने मर्जी आप कर सकते हो प्रैक्टिस, सब में काम सेम ही करना है। आपको क्लियर हो गया ये। अब इस वीडियो में तो हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड फॉर्मेट स्टार्ट कर देंगे। कौन सा है सेकंड फॉर्मेट? एग्जांपल नंबर 10, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग कि 5 माइनस अंडर रूट 3, मतलब 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का कॉम्बिनेशन आ जाए इरेशनल होने के लिए, जैसे ये, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में कोई भी डाउट हो आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना, और इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।